So, in this lecture, we are going to start another important topic of Indian economy, that is money market. Now, money market is a very important topic because every year, okay, there would be multiple questions, okay, from the economy section and especially the मनी मार्केट एंड दी अदर मार्केट्स। तो ये इसकी जो वेटेज होती है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री में, जो उसका ब्लड है ना, जो सर्कुलेट करता है, वो है मनी। ठीक है, अगर सही से ये मनी और जो सप्लाई है, अगर ये सही से सर्कुलेट नहीं कर पा रही, मीन्स कि उस पे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। जैसे हमें बीपी की प्रॉब्लम होती है कईयों को, ठीक है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, ज़्यादा भी बुरा है और कम भी बुरा है। सो देयर मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम इन द मनी सप्लाई, इन द मनी मार्केट, राइट। अभी ये मनी क्या है बेसिकली? तो सी, मनी मीन्स ये आपका जो पैसा हो गया, बीट करेंसी, बीट कॉइन्स, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन कौन करता है? इसको डिटरमाइन करता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो और ये मनी सप्लाई जनरली किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जनरली ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एंड इन्फ्लेशन। कितनी महंगाई है, ये चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि मनी सप्लाई कितनी होगी। ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो कितनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है मनी सप्लाई में, वो कौन प्ले कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इन दी बैंकिंग सेक्टर लेक्चर वी डिस्कस के डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं। उसमें हमने स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल बैंक देखे थे, और स्केड्यूल में हमने देखे थे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो कमर्शियल, स्पेशली दी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो सबसे ज़्यादा प्ले करते हैं। कैसे? क्योंकि कमर्शियल बैंक हैं, ये पब्लिक को क्या प्रोवाइड करते हैं? लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लोन क्या करता है? जो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। अगर देखो, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो किसी पर्सन के पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो वो परचेजिंग इससे क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, डिमांड भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। सप्लाई अगर हम कांस्टेंट रखें, सप्लाई क्या रखें? हम कांस्टेंट रखें, सो क्या होगा कि धीरे धीरे जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई उतनी ही है, डिमांड नहीं है। तो इस वजह से जब सप्लाई और डिमांड का मिस बैलेंस होगा तो प्राइसेस क्या हो सकते हैं? डिक्रीज हो सकते हैं। बट सपोज करो इस पर्सन ने ले लिया लोन 1 लाख का, अभी ये क्या करेगा? सपोज करो इसने 60,000 क्या कर लिया? इन्वेस्ट कर दिया। मींस एक तो इसने कोई व्हीकल खरीद लिया, कोई अपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए मार्केट से। सो अभी क्या है, जो डिमांड है, इसके पास अभी पैसा है, तो ये क्या करेगा? अभी चीजें खरीदेगा। तो उससे क्या होगा? अगर सप्लाई को हम रखते हैं कांस्टेंट, तो डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है? डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे आपने देखा था ना लास्ट फ्यू इयर्स में, ये ट्रेंड देखते आ रहे हो कि जनरली कई बार अनियन और टोमेटो के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, टोमेटोज के जो प्राइसेस हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये 100 kg, ठीक है, 100 रुपीज़ पर kg भी मिलने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिमांड जनरली उतनी ही रहती है, बट इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो जब डिमांड ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, ठीक है, लोगों के पास अगर पैसा है, लोगों के पास मनी है, ठीक है, बट वहाँ पे उनको जो एक्चुअल जो चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल अनियन चाहिए या टमाटो चाहिए, उसकी सप्लाई नहीं है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में भी हम इस चीज़ को अच्छे से फिर से देखेंगे कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी कौन प्ले कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बारे में हम ठीक है इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी हमने डिस्कस किया जो कि कमर्शियल बैंक है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मनी सप्लाई में, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, डिपॉजिट्स आते हैं, स्पेशली जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है, ठीक है, और टाइम डिपॉजिट्स है। अभी इसके पास आते हैं डिपॉजिट, तो इस डिपॉजिट पे जनरली ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस इंटरेस्ट रेट को हम जनरली बोरोविंग रेट भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर डिपॉजिट रेट भी बोल देते हैं, ठीक है। और अभी ये क्या करेगा, इस पैसे में से कुछ पैसा ये प्रोवाइड करेगा लोन, ये इससे क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, और ये जो रेट होगा इसको बोलते हैं लेंडिंग रेट, कि जिस रेट पे इसने लोन प्रोवाइड किया, या फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स, यही चीज हम बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जो लेंडिंग रेट होगा वो ज्यादा होगा बोरोविंग रेट से, फिर ही तो बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखो अगर इसने इंटरेस्ट पे कर रहा है 7%, तो ऑब्वियसली जब ये लोन प्रोवाइड करेगा 9 to 10% ये प्रोवाइड कर सकता है, तो इससे ये क्या हो गया, इसका ये मार्जिन है, ये इसका क्या हो गया, मार्जिन हो गया अलग अलग, राइट। नाउ सी, जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, वो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, ये टर्म बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, दूसरे डिपॉजिट होते हैं उसको बोलते हैं हम टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीनिंग क्या है कि हम जब भी डिमांड करेंगे हम विड्रॉ या सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, ये जनरली जब हम जो बिजनेस एंटिटीज हैं ये करंट अकाउंट के लिए मतलब ये ऑपरेट करती हैं, और जो जनरल पब्लिक है वो सेविंग अकाउंट को ओपन करवाती है। सो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में से हम जब भी डिमांड करेंगे उसमें पैसा डिपॉजिट या पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू दी बैलेंस, उसमें बैलेंस भी तो होना चाहिए ना ऑब्वियसली। सो ये है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वो हो गया जो जनरली फॉर एग्जांपल हम एफडी करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो एक फिक्स टाइम के लिए हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो हम टाइम से पहले वहां से नहीं निकालते, ठीक है, अगर पहले निकालते हैं तो हमें कुछ पेनल्टी मिलती है, तो ये जनरली क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने पैसा अंदर जमा करवा दिया, लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, जनरली शॉर्ट टर्म के लिए। सो ये जो डिमांड डिपॉजिट है ना, सेविंग प्लस करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कासा, कासा डिपॉजिट्स, इसको बोलते हैं कासा डिपॉजिट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो इसको बोलते हैं कासा डिपॉजिट्स। और इन दोनों को, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, इन दोनों को, डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, इन दोनों को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं एनडीटीएल, इसको बोलते हैं एनडीटीएल, राइट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज।
सो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो न्यूज़ में मतलब जनरली रहती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अभी इसको लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं? इसको लाइबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी पैसा बैंक में रखा गया है, किसी ने डिपॉजिट करवाया है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट है चाहे वो टाइम डिपॉजिट है, वो बैंक के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है, एक उधारी है, क्योंकि बैंक ने ये पैसा एक टाइम पे आके रिटर्न करना है, एक टाइम पे आके वापस करना है। ठीक है, सो ये क्या है? नेट जितने भी डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, सो ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट वो जो करंट अकाउंट या हमारे सेविंग अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट वो जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है। अभी फिक्स डिपॉजिट मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है। ठीक है, सो ये है हमारी जो डिपॉजिट्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट थे। नाउ सी, अभी हम बात करते हैं जो मनी मार्केट के, मनी मार्केट के, राइट? अभी मनी मार्केट क्या है? नाउ सी, मनी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। मनी मार्केट, देखो हमने पहले जो मार्केट पढ़ी थी वो थी कैपिटल मार्केट, लास्ट लेक्चर। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स है। और मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसकी शॉर्ट टर्म ये कितना हो गया? जिसकी मैच्योरिटी हो लेस देन 1 ईयर। अगर कोई बंदा लोन ले रहा है, ठीक है, जो उसको लोन चाहिए, सपोज करो एक दिन के लिए चाहिए, एक हफ्ते के लिए, ठीक है, 364 डेज, ठीक है, ऐसे 91 डेज, ऐसे लोन्स प्रोवाइड होते हैं, तो इसको ना हम मनी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। सो मनी मार्केट है, मनी मार्केट 3 तरह की होती है। मनी मार्केट 3 तरह की होती है। फर्स्ट है ओवरनाइट मार्केट, ओवरनाइट मार्केट, ये होगी फर्स्ट। ठीक है, ओवरनाइट मार्केट क्या है? यहां पे जो मैच्योरिटी होती है वो 1 दिन की होती है, सिर्फ 1 दिन के लिए लोन ले रहा है। बट 1 दिन के लिए लोन कौन लेता है? ये जनरली इंटर बैंक होता है। देखो, बैंक को क्या करना होता है, बैंक के पास ना कुछ पैसे क्या होने चाहिए? रिजर्व होने चाहिए। अगर इस रिजर्व, हम इसको देखेंगे भी कौन कौन से रिजर्व होते हैं, फॉर एग्जांपल CRR है, SLR है, ठीक है, तो ये रिजर्व होना चाहिए बैंक के पास। ठीक है, बैंकिंग में भी हमने ये, बैंकिंग सेक्टर में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है बैंक की कि उसके पास इतना पैसा होना ही चाहिए, रिजर्व होने चाहिए। ठीक है, सम शेयर ऑफ NDTL, राइट? सो ओवरनाइट जो मार्केट है, अगर सपोज करो एक बैंक के पास अभी पैसा कम हो रहा है, तो वो 1 दिन के लिए उस बैंक से ले लेगा, और जब उसके पास पैसा आ जाता है तो फाइनली वो उसको वापस कर सकते हैं। तो ओवरनाइट मार्केट है ये। यहाँ पे मैच्योरिटी कितनी है? मैच्योरिटी ऑफ 1 डे। तो जनरली ये किसके लिए होती है? रेपो ट्रांजैक्शंस, रेपो ट्रांजैक्शंस के लिए ये चीज होती है। ये है मनी मार्केट, इसको हम ओवरनाइट मार्केट बोलते हैं, राइट? ओवरनाइट मार्केट। तो ओवरनाइट मार्केट क्या है? कौन सी है? ओवरनाइट मार्केट वो मार्केट हो गई जिसमें जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड यहां पे है 1 डे का। ठीक है, मनी मार्केट में फर्दर हमने टाइप्स देखी हैं ओवरनाइट मार्केट की। ओवरनाइट मार्केट के बाद, ठीक है, जो दूसरी मार्केट आ रही है वो है नोटिस मनी मार्केट। notice money market. It is also known as short notice money market, short notice money market। यहां पे जो maturity period है वो कितने का होता है? 2 to 4 days। ओवरनाइट मार्केट में क्या है? ओवरनाइट मार्केट में maturity period है 1 डे का। ठीक है, नोटिस मनी मार्केट में 2 से 4 दिन का। एक है टर्म मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट। तो यहां पे
जो मैच्योरिटी पीरियड है ये कब तक होता है? अप टू 365 डेज, अप टू 365 डेज। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 डेज से लेके, फॉर एग्जाम्पल के 2 वीक्स से लेके जो 365 डेज तक का जो पीरियड है, इसको हम टर्म मनी मार्केट बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स है मनी मार्केट की। मनी मार्केट की 3 टाइप्स है, जिसको जिसकी मतलब जितने टाइम के लिए पैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो इस मार्केट से वो पैसा उठा सकता है। नाउ सी, मनी मार्केट के क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है? इंटर बैंक लोन मार्केट है। मैंने आपको बताया ना कि अगर एक दिन एक बैंक को पैसा चाहिए, उसमें क्या है, बैंक के पास जनरली क्या इशू होता है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली यहां पे 1 डे का लोन लेना है। 1 डे का अगर लोन लेना है तो यहां पे वो इंटर बैंक जो लोन मार्केट है, या कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो हर एक जो कंट्री है उनके अलग अलग क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, हम कंट्री टू कंट्री भी लोग क्या करते हैं, बैंक स्पेशली वो पैसा उठाते हैं। और इंडिया में जो किस रेट पे उठाते हैं उसको बोलते हैं माइबोर। माइबोर, मुंबई, ठीक है, इंटर बैंक ऑफर रेट। मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, इसको बोलते हैं माइबोर। ठीक है, माइबोर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। सिमिलरली लंदन में अलग है, ठीक है, लाइबोर है जैसे। तो इंटर बैंक वहां का क्या है, ऑफर रेट अलग है। ठीक है, सो ये है कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यहां पे पैसा उठा लिया और किस रेट पे उठाया जाता है उसको बोलते हैं माइबोर। नेक्स्ट है सेकंड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल ये क्या है? ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। यहां पे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके शॉर्ट टर्म लोन लिए जाते हैं। जनरली 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, ठीक है, 364 डेज। तो इस पीरियड पे क्या होते हैं, लोन्स वो लेते हैं। तो ये क्या है, ट्रेजरी बिल है। अभी ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसको ना पहले ही डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया जाता है। डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल किया जाता है, और जो भी इसको मतलब खरीद लेता है वो अगले बंदे को क्या देता है, पैसा देता है। और फाइनली जब उसने वापस लेना होता है या किसी को फर्दर मतलब सेल करना होता है, तो उसको जो डिस्काउंट मिला था इसमें वो चीज का बेनिफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, बट उसको वो मिला डिस्काउंटेड प्राइस पे 90 रुपीज में। तो जब वो इसको बेचेगा, सपोज करो उसने 95 रुपीज का बेच दिया, 5% अगले बंदे को भी डिस्काउंट दे दिया, तो 5 रुपीज उसका क्या होगा, बेनिफिट हो गया। ठीक है, ट्रेजरी बिल ऐसे काम करते हैं। ट्रेजरी बिल के बिना एक थर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट में, वो होता है सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये जनरली जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इसको यूज करते हैं। इवन के जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक्स के बिना, वो भी इसको यूज करते हैं।
अभी ये इसका जो फंक्शनिंग है ना, ये सिमिलर है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखो आपके पास आपने कुछ डिपॉजिट करवा दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट किस चीज के मिलेगा? डिपॉजिट करवाने का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो सर्टिफिकेट डिपॉजिट में और एफडी में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो सीओडी है इट इज ट्रेडेबल, ये इसको क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, एक जगह से बंदा दूसरी जगह इसको बेच सकता है। प्लस जो सीओडी है इसको सारा मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? सेबी, ठीक है। सेबी इसको सारा क्या करता है? जो मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। सेबी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेबी क्या है और उसका क्या काम है। सो थर्ड इंस्ट्रूमेंट ये है। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर्स, सीपी, कमर्शियल पेपर्स। अब ये कमर्शियल पेपर्स क्या है? ये भी क्या है? लोन्स हैं। कंपनी क्या करती है? जैसे कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, फॉर एग्जांपल लबासना एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हमने क्या किया? हमने अपना कमर्शियल पेपर लॉन्च किया, उसको जो भी खरीद रहा है उसको सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो सॉर्ट ऑफ हमारे लिए क्या होगा? लोन हो गया। हमने वन और दी अदर वे उसको क्या करना है? उसको वापस करना है। उसको क्या करना है? वापस करना है। तो ये है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। मनी मार्केट में तीन तरह की हमने मार्केट अभी जो टाइप्स डिस्कस की, ओवरनाइट, नोटिस मनी, टर्म मनी, ठीक है। और ये उसके क्या है? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट आती है रेपो मार्केट। नेक्स्ट आती है रेपो मार्केट। अभी रेपो का मीनिंग क्या है? रेपो की फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑप्शन, ठीक है। रीपरचेज ऑप्शन। सो यहां पे ये जनरली क्या होता है? सपोज करो कोई बैंक है, बैंक को पैसा चाहिए, बैंक को चाहिए पैसा, तो बैंक के पास सिक्योरिटी है। बैंक के पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। उसने ये परचेज की थी। उसको परचेज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो एक रिक्वायरमेंट है एसएलआर, इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। एसएलआर के अंडर इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की। बट देखो, इसने अगर परचेज की है तो इसको बेनिफिट भी तो होना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई इसको इंटरेस्ट या कोई चीज, सो इसको पैसा चाहिए। इसने क्या किया? ये सिक्योरिटी आरबीआई के पास ले गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ले गए। उनको बोला कि हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो आरबीआई ने इनको लोन दे दिया बैंक को, बट किस रेट पे दिया? उसको बोलते हैं रेपो रेट। उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अभी देखो, जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें भी कोई ना कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। बैंक के पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है? एक सॉर्ट ऑफ बॉन्ड है, एक पेपर है। आप ऐसे समझ लो, कोई पेपर है, उसको बैंक ने खरीद लिया और गवर्नमेंट को क्या मिल गया? लोन मिल गया। उस गवर्नमेंट को क्या मिल गया? लोन मिल गया। उन्होंने रिटर्न में इनको क्या दे दिया? एक पेपर दे दिया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बैंक को उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, बेनिफिट होता है, बट इतना नहीं होता, बहुत कम इनको बेनिफिट होता है। इसलिए ये क्या करते हैं बैंक वाले, शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जो, ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं और इसको बोलते हैं रेपो रेट। बट यहां पे इसका मीनिंग ये है कि रीपरचेज ऑप्शन है, रीपरचेज ऑप्शन है। ये नहीं है कि बैंक को एक बार सेल कर दी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। इन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दिया आरबीआई को। कंडीशन ये है कि हम दोबारा इसको रीपरचेज करेंगे, हम इसको दोबारा खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेपो रेट। बट सपोज करो कि आरबीआई ने
रिवर्स रेपो रेट भी होता है एक। रिवर्स रेपो रेट में सारा जो फंडा है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आरबीआई बैंक से सिक्योरिटी खरीदता है, बैंक से सिक्योरिटी खरीदता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खरीदता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे आरबीआई बैंक से सिक्योरिटी खरीदता है और उस पे भी ये कमिटमेंट ये होती है कि आई विल रीपरचेज दैट सिक्योरिटी। उस सिक्योरिटी तो क्या किया जाएगा, रीपरचेज किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। सो ये है, ये जो सारा ट्रांजैक्शन हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं रेपो मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेपो मार्केट। तो एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज। क्या बैंक ने कोई सिक्योरिटी खरीदी, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज। सो सपोज करो कि रेपो रेट है 8%, रेपो रेट है 8% और एक मंथ के लिए एग्रीमेंट हो गया आरबीआई के साथ। बैंक ने बोला कि मैं एक मंथ के लिए ये आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको रीपरचेज कर लूंगा। तो रेपो रेट चल रहा है 8%। तो एक मंथ के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपीज, ठीक है, इनटू, देखो यहां पे ये क्या है, इंटरेस्ट है। ये क्या है सारा, सपोज करो कि रेपो रेट है 6.25% और ये है वैसे जो जनरल इंटरेस्ट रेट है। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, देखो 100 पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट करेंगे तो 8 रुपीज हो गया, 108, ठीक है। प्लस आरबीआई क्या करती है, 100 इंटू 0.08, ये मैंने आर लिखा है, आपने फार्मूला किया था ना सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इस हिसाब से 8% पे 8 रुपीज बनेगा, उसको हमने यहाँ पे ले लिया। बट इसके अलावा भी जो आरबीआई है ना, वो और पैसा भी वसूलता है। वो कैसे, 0.08 ये हो गया इनटू 30/365। जब एक मंथ की बात होती है तो हम डिवाइड बाय 365 कर देते हैं। प्लस ये पैसा भी लेगा, इसके बिना भी 100 इंटू 30/365, जहां पे 8% अभी यहाँ पे वो रेपो रेट लगाएगा। रेपो रेट कितना है, 0.625 पॉइंट, जो 0625 आएगा, क्योंकि अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया बाय 100, ठीक है, क्योंकि कितना है 6.25 है, इसको डिवाइड करेंगे ना 100 के साथ, ये 100, तो ये आ गया 0.0625। तो फाइनली जब वो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 109 रुपीज 0.26 समथिंग पैसा बनता है। इतनी डिटेल में नहीं जाना आप लोगों ने, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअल में वो काउंट कैसे करते हैं जो रेपो रेट को यूज करके, ठीक है। सो आपने जस्ट ये याद रखना है कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट है शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बाय आरबीआई। जब ये आरबीआई क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो और यहाँ पे उसमें ये चीज भी लिखी होती है कि इसको रीपरचेज करेंगे, इसको क्या करेंगे, रीपरचेज करेंगे। बट ये लोन तभी मिलता है जब बैंक के पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की उसके पास क्या है, सिक्योरिटीज है। तो ये है रेपो मार्केट, रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट। हम डिस्कस करेंगे फाइनल में, लास्ट में जाके, कि अभी रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक रेट, सब कुछ डिस्कस करेंगे फाइनल में, ठीक है। बिफोर दैट अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई, सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में आज हमने लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस करेंगे। देखो
किसी भी बैंक की जो हमारी बैलेंस शीट ऐसी होती है ना, एक साइड पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज, एक साइड पे हम लिखते होते हैं एसेट्स। लायबिलिटी जो हमारा मतलब उधार है जो हमने वापस करना है, एसेट्स जो हमारे हैं, ठीक है, जो हमने लोगों से लेने भी है। सो आरबीआई की लायबिलिटी क्या है? एक तो सबसे पहले करेंसी इन सर्कुलेशन। तो आपके पास नोट होते हैं, उस पर लिखा होता है ना कि भी इतना पैसा आरबीआई की जिम्मेवारी है, उसकी जो वैल्यू है वो देना है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन, फॉर एग्जांपल पब्लिक के पास करेंसी है, वो किसकी लायबिलिटी है? आरबीआई की लायबिलिटी है। या फिर जो वॉल्ट कैश है बैंक का जो आरबीआई के पास है, वो भी आरबीआई की क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ डिपॉजिट किया है विद आरबीआई, वो भी क्या है? आरबीआई की लायबिलिटी है। कोई और डिपॉजिट किया है किसी ने, तो ये जितने भी डिपॉजिट हैं आरबीआई के पास, वो सारी की सारी आरबीआई की क्या है? लायबिलिटी है। इसको बोलते हैं रिजर्व मनी, इसको बोलते हैं रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, और या फिर इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस एम नॉट। ठीक है, तो जितने भी पैसा आरबीआई के पास है, रिजर्व पड़ा है उसके पास, चाहे वो बैंक ने दिया है, चाहे गवर्नमेंट ने रखा है, चाहे पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक की जो करेंसी सर्कुलेट कर रही है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अभी एसेट्स कौन से हैं? अगर आरबीआई ने लोन दिया है गवर्नमेंट को, आरबीआई ने लोन दिया है बैंक्स को, ठीक है, आरबीआई का पैसा पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में ये पैसा क्यों इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर परचेज किए थे, ठीक है, वो भी इसका क्या हो गया? एसेट हो गया। आरबीआई बहुत सारा गोल्ड परचेज करते हैं, बहुत सारे इसके अदर एसेट्स भी हैं, तो ये सारे इसके क्या हो गए? एसेट्स हो गए। एक साइड पे लायबिलिटी, एक साइड पे इसके क्या हो गए? एसेट्स हो गए, राइट। सो आरबीआई गोल्ड वगैरह ये क्यों परचेज करती है? जब इसको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, मनी सप्लाई को इसको क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि ये मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ये। नो सी, आरबीआई को अगर मनी सप्लाई है उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ये क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई सपोज करो उसने गोल्ड खरीद लिया, आरबीआई ने गोल्ड खरीद लिया ऑफ एच अमाउंट का, रुपीस एच अमाउंट का उसने गोल्ड खरीद लिया। अभी देखो, गोल्ड को जो सेल कर रहा है, जो सेलर है, उसको आरबीआई एच अमाउंट का दे दिया उसने चेक, उसको दे दिया चेक। अभी ये जो सेलर है ये गया बैंक में, ये गया बैंक में, और बैंक में इसने एच अमाउंट का जो चेक है उसको डिपॉजिट किया, चेक को डिपॉजिट किया, और इसको एच अमाउंट मिल गई। ठीक है, जितनी अमाउंट का गोल्ड दिया वो मिल गई। तो अभी यहां पे ना दो तीन कंसेप्ट्स और आते हैं। एक आता है करेंसी डिपॉजिट रेशो, सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशो, ये कंसेप्ट आता है यहां पे। एक आता है आरडीआर। सो सबसे पहले करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या है? सीडीआर। तो सीडीआर है अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी held by public, held by public as currency divided by, ये एक रेशो है, ठीक है, जितनी पैसा पब्लिक के पास है करेंसी की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन बैंक्स, इन बैंक्स एज डिपॉजिट। अभी आप समझ जाओगे
फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 100 रुपीज, आप अभी आपने इसमें से 50 रुपीज को आपने निकाल लिया एज ए, मतलब नोट है आपके पास, तो 50 रुपीज तो आपके पास है नोट, और 50 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है 70-30 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, ये आप देख सकते हो, राइट। सो इस केस में जो सीडीआर होगा वो कितना होगा, 1। सीडीआर यहां पे कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज आपने बैंक में रख लिए, 50 रुपीज आपने निकाल लिए। तो यही चीज अगर आप यहां पे देखो कि अगर हम यहां पे सीडीआर लें 1, सीडीआर यहां पे अगर हम 1 लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल एच थी, एच अमाउंट थी, h/2 मतलब हाफ उसने रखा बैंक अकाउंट में, h/2 उसने निकाल लिया एज ए करेंसी। जैसे अगर सपोज करो 50 लाख का ये अमाउंट थी, तो 25 लाख उसने अकाउंट में रखा, 25 लाख उसने निकाल लिया। नो सी, ये पैसा उसने यूज किसके लिए करेगा, जनरली होता है फैक्टर पेमेंट के लिए। फैक्टर पेमेंट हमने जीडीपी लेक्चर में किया था कि फैक्टर पेमेंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल उसके पास कोई लेबर काम कर रही है, ठीक है, कोई डिविडेंड है, कोई और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किसी और जगह पे वो खर्चा कर रहा है, तो ये h/2 अमाउंट अगर उसने सपोज करो फैक्टर पेमेंट की है, किसी मजदूर को, किसी लेबर को पे कर दिया, तो लोगों के पास मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। h/2 उसने सारे पैसे दे दिए, ठीक है, h/2 उसने क्या कर दिया, सारे ये पैसा दे दिया। अगर h/2 उसने पे कर दिया सारा, तो आप यहां पे मान के चलो कि मनी सप्लाई h/2 इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों के पास अभी जो 50 लाख अगर हम मान के चलें पूरी अमाउंट थी, तो 25 लाख उसने लोगों में बांट दिया, तो 25 लाख की जो मनी सप्लाई वो इंक्रीज होगी। अभी यहाँ पे ये चीज देखो कि 25 लाख तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, h/2 से इंक्रीज होगी। h/2 अभी किसमें है, बैंक अकाउंट में है। कहाँ पे है ये, बैंक अकाउंट पे। तो बैंक भी क्या करेगा, इसको लोन देगा, बैंक इसको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। बट आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बोल रही है कि सपोज करो आप लोन देना चाहते हो, आपके पास बैंक के पास 25 लाख हैं, या फिर h/2 अमाउंट है, ये हमने ये एग्जांपल ले ली कि h/2 कितनी है, 25 लाख। अगर इसने 25 लाख का 25 लाख लोन दे दिया, ठीक है, तो अगर कोई बंदा आ गया, डिमांड डिपॉजिट है उसका ही, वो जिसने गोल्ड वाले ने जमा करवाया, वो बोल रहे कि मेरे को 10 लाख और निकालना है, तो इसके पास तो ऑलरेडी 25 लाख इसने लोन दे दिया, लोन वाले वापस नहीं कर रहे, ठीक है, 15 लाख डिफॉल्ट हो गया, भाग गए विजय माल्या बन के। सो यहां पे ये देखो तो वो ये बैंक कैसे वापस करेगा। तो इस वजह से आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 में, उसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक तो बैंक को CRR कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। अगर इसमें हम एग्जांपल में लेके चलें कि 20% रिजर्व रखना है, 80% लोन दे सकते हैं, 20% रिजर्व रखना है और 80% वो क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं RDR। RDR क्या है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। अभी ये देखो, जितना पैसा रिजर्व करना है पूरे डिपॉजिट में से, उसकी रेशो को बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशो। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हमने यही एग्जांपल लें कि रिजर्व कितना रखना है, 20%, ठीक है, पूरा पैसे में से, पूरा पैसे में से, तो आरडीआर कितना हो गया, 20%। आरडीआर कितना, पूरा कितना है, 100 रुपीज है अगर, तो 20 रुपये आरबीआई बोल रही है कि आप अपने पास रखोगे, रिजर्व रखोगे, और 80 रुपीज आप क्या कर सकते हो,
लोन दे सकते हो, 80 रुपीज का लोन दे सकते हैं, 20% रिजर्व हो गया। तो ये है सीडीआर और आरडीआर। सीडीआर समझ गए कि कितना पैसा आपकी एज ए करेंसी है, कितना आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, उसकी रेशो है। आरडीआर वो है कि कितना पैसा आप रिजर्व रखोगे और कितना पैसा आप आगे जाके क्या कर सकते हो, जो लोन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सीडीआर और आरडीआर। अभी जब हमने जो एग्जांपल ली है कि H/2 जो बैंक में था, बैंक अभी उसका प्रोवाइड कर रहा है लोन, तो H/2 में से आपको पता है कि H/2 का 20% तो रिजर्व रखना है और H/2 का 80% क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या कर प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 80% क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं और 20% उसको रिजर्व रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर H/2 है, इसका 20% कितना होगा, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.2 H/2, 0.2 मतलब 20% और 0.8 मतलब 80% इसका क्या देना है, लोन देना है। ये रख लिया रिजर्व, ये यहां पे दे दिया लोन। ठीक है, रिजर्व रख लिया, रिजर्व मैंने आपको बताया कि क्यों। अभी देखो, ये जब किसी को लोन दिया, ये लोन दे दिया, तो ये जिसने लोन लिया है वो फर्दर क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। ठीक है, किसी ने लोन लेके कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई सामान खरीदा, ठीक है, लोगों को तनख्वाहें दी, ये सारा कुछ करते करते सब। अभी देखो, इसमें से जिसने लोन लिया 0.8 H/2, इसने लोन लिया, अभी यहां का सीडीआर फिर 1 मान के चलो। सीडीआर कितना मान के चलो, 1 मान के चलो। अगर सीडीआर 1 मान के चल रहे हो तो वहां पे मान के चलो कि इसका हाफ, ठीक है, 0.8 H/4, आई वुड से यस, हाफ दे दिया बैंक में, मतलब बैंक में रखा, और हाफ 0.8 H/4। 4 क्यों किया, क्योंकि मैंने फिर से हाफ कर दिया इसको। अगर हाफ उसने फिर से क्या कर दी, फैक्टर पेमेंट कर दी। सीडीआर अगर मैं फिर से 1 मान के चल रहा हूं, तो इसके बाद बैंक के पास अभी फिर पैसा है, तो ये बैंक क्या करेगा, इसका भी अगर आरडीआर में 20% मान के चलूं कि 20% बैंक ने इसी पैसे का फर्दर लोन दे दिया और 80% क्या हो गया, आई वुड से 20% उसने रिजर्व रख लिया और 80% का लोन दे दिया। तो ये ना सारा सर्कल चलता रहता है, बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता। ठीक है, तो ये कैसे चला, मनी सप्लाई कैसे हुई, एच मनी थी स्टार्टिंग में, तो 0.8 H/2 मतलब ये मनी उसने क्या दे दी, लोन दे दिया। उसके बाद इस मनी का 0.64 H/4, ठीक है, क्योंकि ये कहां से आया, 64 कहां से आया, 0.8 H/4 ये अमाउंट थी, इसका 80%, 8 into 8 64, तो ये यहां से निकला। ऐसे मतलब ये चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, ये चलता रहता है। तो अगर इसको हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/3H, 5/3H। सपोज करो H की अमाउंट थी 30 लाख, कि 30 लाख का आरबीआई ने गोल्ड का चेक दिया था, बट मनी सर्कुलेट कितनी हो रही है, मनी सर्कुलेट हो रही है 50 लाख। मनी कितनी हो रही है, 50 लाख हो रही है। अभी मनी सप्लाई देखो, चेक इशू हुआ था 30 लाख और मनी सर्कुलेट कितनी कर रही है, 50 लाख, क्योंकि फिर से वो डिपॉजिट करा रहे हैं, बैंक फिर से लोन दे रहा है, उसी अमाउंट का वो फिर से क्या कर रहा है, फर्दर लोन प्रोवाइड करी जा रहा है। इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लाइज। 30 लाख का बन गया 50 लाख, 30 लाख का बन गया 50 लाख। ठीक है, ये पता चल गया ये कैसे बना है, क्योंकि बार बार वही अमाउंट का क्या प्रोवाइड कर रहे हो, लोन प्रोवाइड कर रहे हो। मनी मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है,
मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। अभी ये हाई पावर्ड मनी कितनी है, एच है, और ये आपको मैंने बताया कि 5/3H हो गई, 5/3H। तो ये 5/3 टाइम्स क्या हो गया, मनी मल्टीप्लाई हो गई। मनी सप्लाई है जो, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, जो करेंसी है प्लस जो डिपॉजिट है, करेंसी प्लस डिपॉजिट, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय जो करेंसी है प्लस रिजर्व है। यही तो था ना, कितना रिजर्व रखा था और कितनी करेंसी थी। सो अगर इसमें से मैं ये डी मतलब कॉमन निकाल लूं, CU डिवाइडेड बाई DD प्लस 1 प्लस CU डिवाइडेड बाई DD प्लस R बाई DD, अगर मैंने यहां से DD कॉमन निकाल लिया, यहां से भी DD कॉमन निकाल लिया, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे 1 प्लस CU डिवाइडेड बाई DD क्या था, मैंने आपको बताया था CDR, ये मैंने आपको बताया था CDR, ये क्या बन गया CDR प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय जितना पैसा था उसको बोला था मैंने RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ये है रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ये है करेंसी डिपॉजिट रेशो, ये भी करेंसी डिपॉजिट रेशो है। तो अभी ये है मनी मल्टीप्लायर। अभी आप ये चीज देखो कि जब भी जो ये CDR प्लस RDR है, ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, CDR प्लस RDR, ठीक है। सो यहां पे ये क्या है, 1 प्लस CDR। एक चीज यहां पे देखो कि जो रिजर्व डिपॉजिट रेशो है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो ये लेस देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो कि अगर MM को यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, ठीक है, 1 प्लस CDR अपॉन CDR प्लस, अभी मैंने आपको बताया कि रिजर्व डिपॉजिट रेशो हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि कुछ पैसा तो रिजर्व करना है। तो अगर लास्ट केस में देखें तो ये कितनी थी, 20%, मतलब 0.2 थी। तो यहां पे भी ये है, यहां पे भी ये है, यहां पे +1 हो रहा है, यहां पे 0.2 हो रहा है। तो नीचे वाली टर्म क्या होगी, कम होगी, हमेशा कम होगी, ऊपर वाली हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से मनी क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, मनी यहाँ पे क्या हो रही है, सारी मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। एक और चीजें यूज करते हैं जो 1970s से RBI यूज करता आ रहा है, वो है मनी एग्रीगेट, मनी एग्रीगेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मनी एग्रीगेट के मतलब क्या है कि RBI जब हमें पता चलता है कि कितनी मनी है, कितनी जो सप्लाई है वो अभी मार्केट में है, कितनी एग्रीगेट मतलब कितनी इकट्ठी हो चुकी है। तो इसको हम M1, M2, M3 तीन टर्म्स में देखते हैं। M1 इसको ना ऐसे आप नोट कर लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें। M1 में आएगा करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। पब्लिक के पास कितना पैसा है, बैंक में डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हमने डिस्कस किया था ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बोला, अभी टाइम डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI, तो इसको बोलते हैं हम M1, और इसको हम सभी को ये भी बोलते हैं नैरो मनी, इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी। पब्लिक के पास कितना पैसा है, डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास कितना है, और RBI के साथ बाकी जो डिपॉजिट है वो कितना है, ये M2 आई वुड से M1 नैरो मनी। M2 क्या है, M1 ये नैरो मनी प्लस इसमें जब हम टाइम लायबिलिटीज ऐड कर दें, टाइम
लाइबिलिटी पोर्शन, टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट प्लस यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बाय बैंक्स, अगर इसको भी ऐड कर दें, प्लस इसमें टाइम डिपॉजिट भी हम ऐड करें ऑफ रेजिडेंट्स जो इंडिया में रह रहे हैं, बट यहाँ पे जो टाइम डिपॉजिट है इसकी जी मैच्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 ईयर। अगर किसकी जो टाइम डिपॉजिट की मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है तो हम उसको M2 में काउंट नहीं करते, ठीक है, उसको हम किस में काउंट करते हैं, M3 में, इसको हम काउंट करते हैं M3। तो M3 में क्या आ गया आपका M2, ठीक है, प्लस यहां पे टाइम डिपॉजिट आ गया विद मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, प्लस कार लोन्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर। कार लोन मैंने आपको बताया ना, जो इंटर बैंक लोन होते हैं वो सारे, ठीक है, तो ये सारा आ गया। इसको हम M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। ये हो गया नैरो मनी, ठीक है, ये हो गया ब्रॉड मनी, ठीक है, ये हो गया नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, ठीक है। एक तो ये हो गया जो हमारी नैरो मनी, जब मनी एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं, मनी एग्रीगेट होगा, राइट। अभी इसके बाद ना एक और टर्म भी यूज होती है, ये हमने देखा ना कि M0 क्या है, M0 जो हाई पावर्ड मनी है जो RBI के पास सारा ये, ठीक है, M1 भी देख लिया, M2 देख लिया, M3 देख लिया। इसके बिना भी ब्रॉडर लिक्विडिटी एग्रीगेट भी होते हैं, ब्रॉडर लिक्विडिटी एग्रीगेट, इसको बोलते हैं L1, L2, L3 ऐसे। L1 में आता है लिक्विडिटी एग्रीगेट है, लिक्विडिटी एग्रीगेट M3 प्लस ऑल द डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर हम M3 में पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट भी इंक्लूड कर दें बट नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को नहीं करते हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं हम L1। L2 क्या है, L2 में आता है कि एक तो हो गया L1 प्लस टाइम डिपॉजिट आ गए। L1 में टाइम डिपॉजिट नहीं है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है, विद टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कि टाइम डिपॉजिट हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हम जिसकी बात करते हैं वो आ गया। L3 में आ गया L2 ये सारा प्लस पब्लिक डिपॉजिट विद नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, L1 L2, ठीक है। ये अभी मतलब ज्यादा कंसेप्ट ना यूज नहीं करते। इसका देखो बेनिफिट क्या होता है, सिर्फ RBI ये देखती है कि कितनी मतलब मार्केट है, कितना पैसा है, ठीक है, अभी कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है, M1 M2 M3, ठीक है, L1 L2 L3। अगर ये मतलब ज्यादा आपको मतलब नहीं दिमाग में आते तो इसको मतलब छोड़ सकते हो, मतलब नॉट अ बिग डील, राइट। सो ऐसे जो मनी है वो सारा वो चेक करते हैं। नाउ सी, इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है RBI के, ठीक है। सबसे बड़ा जो फंक्शन है इसका RBI का वो है मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन, ठीक है। मॉनेटरी मतलब समझ गए ना, पैसे के साथ जो सारा होता है, पैसे के साथ इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना जो मेन काम है वो किसका है, RBI का।
प्लस इसने रेगुलेट करना है बैंकिंग सेक्टर को एज वेल एज नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, इनको रेगुलेट किसने करना है? आरबीआई ने। इसने रेगुलेट करना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना। ये रेगुलेट और क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को भी यही रेगुलेट करता है, ठीक है। प्लस रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। तो ये चीज है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी में सी सबसे पहले तो इसने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को। प्लस इसने प्राइस स्टेबिलिटी लेके आनी है कि बहुत ज्यादा महंगाई भी ना हो, बहुत कम महंगाई भी ना हो, ठीक है। क्योंकि इसने इन्फ्लेशन को क्या करना है? रेगुलेट करना है, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना है। इसने रेगुलेट करना है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के उधार बहुत सस्ता भी ना हो, बहुत महंगा भी ना हो, और मनी सप्लाई को इसने क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, राइट। तो ये इसका मेन क्या है? काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये करता कैसे है मॉनेटरी? अगर इसने सारा ये करना है, कंट्रोल करना आरबीआई, तो आरबीआई के पास ना मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है काफी सारे। इसके पास क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के पास दो तरह के होते हैं। एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो हो गया जो स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं है, वो सभी के लिए मतलब होता है, ठीक है। आई वुड से यहां पे ये मैं बात यहां पे कर रहा हूं क्वांटिटेटिव की। क्वालिटेटिव समझ गए? जहां पे हमने कोई स्पेसिफिक टारगेट करना हो, स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करना हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, जहां एमएसएमई सेक्टर है, अगर इसमें उसने कुछ देखना आरबीआई ने, तो कोई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट लेके आता। वो क्वांटिटेटिव मतलब ओवरऑल वो टारगेट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये आ गया, एक तो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। एक इनका आ गया एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। थर्ड इसका आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर इसका आ गया एलएएफ, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, जो फैसिलिटी है या स्कीम है, ठीक है। तो ये सारा इसमें आ गया। क्वालिटेटिव में क्या चीज आ जाएगा? क्वालिटेटिव में एक तो इसकी आ गया जो क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग आ गया, या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वन बाय वन हम इसको सभी को डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, राइट। सबसे पहले तो हम क्वांटिटेटिव देखते हैं कि कैसे ये करते हैं। सी CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। इसको वेरिएबल रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, जनरली CRR ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है
कि आरबीआई का एक्ट है जो 1934 का, इसमें इन्होंने ये चीज बोली है कि बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपया आया, तो इसका जनरली ये 4% होता था, अभी रिड्यूस किया है इसको 3% कर दिया कि 4% या 3% इसको क्या रखना है, उन्होंने कैश में रखना है। कैश को क्या करना है, रिजर्व करना है, कैश को रिजर्व करना है। रेशो आप समझ गए कि क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जितनी भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है एनडीटीएल, इसका कुछ परसेंटेज वो उन्होंने रखना है कैश में। तो ये कैश रिजर्व रेशो एक तो ये है। एक है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अभी यहां पे लिक्विडिटी वर्ड यूज किया है इन्होंने, ये नहीं बोला कि कैश में रखना है, बट बैंक को रिजर्व रखना तो रखना यहां पे भी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यहां पे ये इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स भी रख सकते हैं जो आरबीआई अप्रूव करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कैश में रखने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यहाँ पे ये परचेज कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, एसेट्स हैं, तो ये भी मतलब लिक्विड तो है बट नॉट एज लिक्विड एज कैश, क्योंकि कैश तो अगर बैंक के पास है तो वो इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, बट अगर गोल्ड है या और चीजें हैं उसको वो इमीडिएटली यूज नहीं कर पाते, राइट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर इतना समझ नहीं आ रहा सर। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? सर बहुत ज़्यादा पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट है सर हमारे लिए। होगा मतलब ये चीज इसीलिए तो मैं आपको सारा करवा रहा हूँ ना कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी। रिवाइज करना है, मेरे को पता है कि आप सीख लोगे। देखो सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास 100 रुपीज है, आपने जब फिर बैंक में 100 रुपीज आपने करवा दिए, 100 रुपीज जमा करवा दिए, तो बैंक को क्या करना है, 3% तो उसमें कैश रखने हैं। 3% क्या रखेगा वो कैश, मतलब 3 रुपए वो कैश में रखेगा अपने पास। 18% अभी एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो 18% का वो क्या करेगा, जा तो गोल्ड खरीदेगा 18 रुपए का, ठीक है, जा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे जब दोनों को मिला के गोल्ड सिक्योरिटी को मिला के 18 रुपए। तो आप यहां पे ये चीज देखो अभी कि 21 रुपए का तो उसने क्या रखना, रिजर्व रखना है। 21 रुपए का वो क्या रखेंगे, रिजर्व। तो बाकी के जो 79 रुपीज बचते हैं इसका वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। हमने जो आरडीआर ली थी वो 20% ली थी ना, बट इस केस में कितने होगा, रिजर्व उसको 21% करना है, 20% नहीं करना। अगर हम एग्जैक्ट भी देखें भी वो कितना ये सारी चीज करते हैं, समझ गए कि अगर 100 रुपया है 3% वो कैश रखेंगे, ठीक है, 18 रुपए का उन्होंने गोल्ड या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर ली। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखे हैं, सीआरआर और एसएलआर। अभी एक चीज देखो कि आरबीआई कैसे इन चीजों को यूज करता है इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करने के लिए। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई थी, आपको पता ही है। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो सभी लोगों ने अपना पैसा कहां पे रखना स्टार्ट कर दिया, बैंकों के पास। अभी बैंक के पास बहुत पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, बट अगर वो हर एक को लोन देना प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो लोगों के पास फिर से बहुत ज्यादा क्या आ जाता, पैसा आ जाता, क्योंकि अभी बैंक के पास बहुत पैसा है। तो बैंक ने लोन अगर देना तो लोगों के पास फिर बहुत सारा पैसा एकदम से आ जाता। तो अगर एकदम से पैसा आ जाए ना लोगों के पास तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर लिख दिया। उसने बोला कि अभी सीआरआर 3 या 4% नहीं है, 100% है। सीआरआर कितनी है,
100% कि जितना भी पैसा आया है उसको आप कैश में रखोगे, और ये पैसा क्या है, रिजर्व है, आप किसी को लोन ही नहीं दे सकते। आप किसी को क्या नहीं दे सकते, लोन ही नहीं दे सकते। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर, के इन्होंने सीआरआर बढ़ाती। जब भी सीआरआर बढ़ती है ना, तब बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अभी बैंक के पास कितने रुपीस थे, 79 रुपीस थे। अगर बैंक आरबीआई क्या करे, आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर दे, और भी एसएलआर को भी इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल एसएलआर कर दी 40% और सीआरआर कर दी 20%, तो 100 रुपया अगर उसके पास बैंक के पास आया भी, तो 60% तो उसका रिजर्व हो गया। अभी उसके पास कितने पैसे हैं, 40 रुपए हैं। तो 40 रुपए में देखो, पहले उसके पास मान के चलो अगर 79 रुपीज थे, तो 79 रुपीज को अब वो क्या कर सकता था, अगर 10% उसको बेनिफिट हो रहा है तो 7-8 रुपए उसको बेनिफिट होते पर 100 रुपीज। बट अगर अभी यहाँ पे उसको इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 40 रुपए ही है। अगर इंटरेस्ट रेट वो 10 से 20 करेगा, फिर जाके उसको 8 रुपए बनेंगे, ठीक है। बट अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आप क्या लोन लोगे, नहीं लोगे, आप कम लोन लोगे। आप तब लोन लोगे जब आपके पास जो पैसा, जो इंटरेस्ट है आपको कम पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। ज़्यादा लोन लेने से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा होने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एसएलआर और सीआरआर को चेंज कर देती है जब भी उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी है, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी है, ठीक है। तो जब वो उसको लगता है कि नहीं भी महंगाई कम है, अभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो सीआरआर एसएलआर को कम कर देती है, ठीक है। जैसे ये पहले 4% थी, तो रिसेंटली सीआरआर को 3% कर दिया। 3% करने का बेनिफिट यही है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो तो वो ज़्यादा पैसा दे पाए लोन पे, कम इंटरेस्ट रेट पे, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा खरीदारी करेंगे और इन्फ्लेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और ग्रोथ आएगी कंट्री में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़रूरी है। अगर डिमांड नहीं होगी तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो लोग की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़, राइट। तो सीआरआर क्या है, अगर इसका हम फार्मूला देखें, रिक्वायर्ड रिजर्व डिवाइडेड बाय NDTL into 100। सी रिक्वायर्ड रिजर्व मैंने आपको बताया कि 3 रुपए हैं। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कितनी आई सी, 100 रुपीज, और इस हिसाब से सीआरआर कितनी है अभी, 3% है। 3% क्या है, सीआरआर है, ठीक है। तो यही चीज है कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी हमने देख ही लिया कि स्टैट्यूटरी क्या है कि एक हम रख तो सकते हैं, पैसा बैंक रखेगी, बट यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है, इशू ये है कि उसमें जो इतने लिक्विड नहीं होते एसेट्स, क्योंकि गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये इतने लिक्विड नहीं है, तो बैंक इसमें क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। एक है इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो क्या है और फैसिलिटी क्या है, यहां पे देखो कि रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया ना। रेपो रेट क्या है कि जिस रेट पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है टू स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रीपरचेज एग्रीमेंट होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जहां पे बैंक लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई को, यहां पे भी रीपरचेज का जो कंडीशन होती है प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए आरबीआई के पास, उनको परचेज कौन करता है, बैंक करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट
फैसिलिटी ये बोलते हैं। जनरली ये जो लोन होते हैं ना वो ओवरनाइट लोन होते हैं, पर कई बार 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन के लिए भी ये एक्सटेंड होती रहती हैं। ठीक है, एक चीज यहां पे ये भी है कि हमने जैसे अभी बोला ना कि SLR मेंटेन करनी है, SLR मेंटेन करनी है, ये तो कितनी SLR है 18%। बट ये नहीं है कि इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ने परचेज कर ली इसी को यूज करके वो मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को भी यूज कर रहा है। अगर बैंक के पास इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं फिर वो रेपो मार्केट में जाके और ज्यादा जो लोन है वो ले सकते हैं, और ज्यादा वो जो लोन है ये सारा ले सकते हैं। राइट, एक तो ये चीज है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है। ओपन मार्केट मतलब ओपन मार्केट में जाके आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज भी करता है, इनको सेल भी करता है। क्यों? तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई क्या है बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई को पता है महंगाई क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है। सो अभी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ने मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, इसलिए वो मार्केट में जाएगा, बहुत सारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल कर देगा, बेच देगा। जब बेच देगा तो आरबीआई को बहुत सारा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये पैसा कहां से था, पहले मार्केट में था, अभी आरबीआई के पास चला गया, मार्केट से पैसा निकल गया। जब मार्केट से पैसा निकला तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई, अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गई तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। तो अगर सपोज करो इसका ऑपोजिट करना है, उसने इन्फ्लेशन को बढ़ाना है कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा। जब परचेज करेगा तो मार्केट में पैसा आएगा आरबीआई से। ठीक है, जब आरबीआई से पैसा आएगा तो वो पैसा जो सर्कुलेट होगा, जब वो पैसा सर्कुलेट होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, मनी मल्टीप्लाई हो रही है। जब मनी मल्टीप्लाई हो रही है, लोगों के पास पैसा है, डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तब इन्फ्लेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस हिसाब से ये सारा जो काम है वो चलता रहता है, ये सारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसको बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हमने अभी मतलब देख ही ली है कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज होती है, जो लायबिलिटीज होती हैं प्लस जो उसके आरबीआई के एसेट्स होते हैं। राइट, ठीक है, अगर सफिशिएंट है तो आई कैन कंटिन्यू टुमारो, अदरवाइज मतलब हाफ एन आवर है अभी और लेक्चर, हाफ एन आवर 1 आवर का। तो जस्ट लेट मी नो कि इतना आपको समझ आ गया। अगर कोई डाउट्स है तो हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सर इट्स सफिशिएंट। सफिशिएंट, ठीक है। चलो कल मॉर्निंग या कल इवनिंग को फिर लेक्चर करते हैं बाकी वाला। इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि सारा कुछ ये बेसिक्स है, इसके ऊपर ही आपके करंट अफेयर्स ये सारी फाउंडेशन इकोनॉमी की डिपेंड करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको सर डिक्टेट नहीं करने आपने? मैं फिर कल ही डिक्टेट कर दूंगा ना आपको। ओके सर। यस यस। सर ये बेसिक है? यस यस, ये बेसिक पोर्शन है आपका। सर फिर एडवांस क्या है? एडवांस में देखो ना, एडवांस में जैसे जो आपको मैंने रेपो ऑपरेशन करवाए हैं, अभी आरबीआई यूज करती है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, एलटीआरओ, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें उसमें एडवांस लेवल पे आ गई हैं अभी। ठीक है,
तो ये सारा ओके सर। यस बेसिक है आपको, मतलब इससे पता चलता जाएगा आगे जाके। कुछ चीज़ें तो एडवांस भी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब ये बेसिक भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि CRR क्या है, SLR क्या है, ठीक है, बैंक रेट क्या है, MCLR क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब भी आप बैंक में जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखोगे, नोटिस बोर्ड पे लगी होती हैं कि ये इतना है, तो आपको पता चल जाएगा कि CRR लिखा है, ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप अभी जब बैंक में जाओगे तो बहुत और भी ज़्यादा आगे से अवेयर हो जाओगे कि ये चीज़ें उन्होंने लिखी है तो क्यों लिखी है, राइट। सर प्लीज अपलोड दिस लेक्चर ऑन स्टूडेंट पोर्टल। यस यस, मैं भी कर देता हूँ। ओके, किसी का कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, देन यू कैन आस्क। ये रोशन, ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स ही हैं, ठीक है। आप बहुत सारे मतलब इकोनॉमी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, राइट, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जनरल है। जब आप 2-4 बार इसको रीड करोगे तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ों को दोबारा दोबारा देखोगे तो आपको पता चलता जाएगा, राइट, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी मतलब रिजर्व रेशो क्या होती है, CRR या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसमें कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कब कब उनकी मीटिंग्स होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, राइट। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है, यू कैन क्लैरिफाई, कोई भी डाउट है किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक में, ठीक है। अदरवाइज एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना, नोट करना जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको डिक्टेशन करवाऊंगा, राइट। बहुत ही क्रूशियल मतलब टॉपिक्स हैं, अगर इस पे आपकी मतलब अच्छी पकड़ हो गई तो इकोनॉमी वुड बी वेरी हैंडी फॉर यू पीपल। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी से, ये सारे टॉपिक्स में अगर आपने समझ लिया ना, वी विल डिस्कस। हम क्या करो, अभी मैं मतलब क्या करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना इकोनॉमी के, उसको कंपाइल करवा रहा हूँ। तो जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट, राइट। आपको उन क्वेश्चंस से पता चल जाएगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब कुछ एग्जाम्स में आता है और इजी है, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सर जो आपने ग्रुप्स कहा था वो सर ग्रुप का क्या समझ नहीं आया मेरे को। ग्रुप का मैं क्या करवाना चाहता हूँ कि मैं आपकी सभी के ना एक थोड़ा सा कंपटीशन, एक थोड़ी सी हेल्प के लिए 3-3 लोगों का ग्रुप क्रिएट करूँगा। उस 3 लोगों में मतलब आप सभी को मैं आपके ग्रुप को टारगेट दूंगा भी, ये चीज़ आपने पढ़नी है, इस डेट को आपका ये टेस्ट होना है। तो आप ग्रुप पे डिस्कशन भी कर सकते हो, आपका मतलब अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, तो आप आपस में मतलब एक दूसरे की हेल्प करोगे। अगर आप तीनों को नहीं मतलब समझ लग रही तो यू विल कंसल्ट अस, तो मेरे से मतलब डिस्कस करोगे। तो मैं आपकी जो परफॉर्मेंस है ग्रुप वाइज अभी मैं सारा इवेल्युएट करूँगा, इंडिविजुअल बेसिस पे भी करूँगा और ग्रुप बेसिस पे भी करूँगा। तो ग्रुप में क्या होता है ना, स्टडी जब करते हो तो सॉर्ट ऑफ कंपटीशन भी आता है, ठीक है। आप लोगों को मतलब पता होगा कि ये मेरा ग्रुप है, इसमें ये पर्सन है और हमने ये हमारे टारगेट्स हैं, हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, राइट। तो ये और आगे जाके क्या होगा, अभी मैं आपकी ना आगे जाके आंसर राइटिंग वगैरह मैंने इंट्रोड्यूस करनी है आपके ग्रुप्स में। तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो एक दूसरे को पहले चेक करवाओगे कि जो मैंने आंसर लिखा है इस टॉपिक के ऊपर वो कितना सही है, ठीक है। देखो पहले 30, 40, 50, 100 आंसर्स मतलब अप टू मार्क नहीं होंगे, बट ये आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कल को मतलब अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। देखो आज आप टेस्ट दोगे ना, कोई भी टेस्ट का एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी ये नहीं सोचते कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं एक परफेक्ट आंसर लिखना सीख जाऊंगा तब जाके मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, ये कभी नहीं होएगा पॉइंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनिशिएट करना है, आपने बिगनिंग करनी है। पहले आपको कंसेप्ट्स भी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, कि ये क्या SLR क्या था, CRR क्या था। सबसे पहले आप एफर्ट्स करोगे, आप आंसर भी लिखना मतलब स्टार्ट करोगे, ये वर्स्ट होंगे ये आंसर जब आप 50, 100, 150 आंसर्स लिखोगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपने कितने बेकार आंसर्स लिखे थे, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 जो आप आंसर्स लिखोगे, ये जो टेस्ट आप अभी दोगे ना, ये आपकी फाइनल जब आप टेस्ट दोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट थे,
ठीक है, ये कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट थे, ये आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो ये देखो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अभी आपने लेने हैं। तो मैं आप सभी का ग्रुप्स मैं बनाऊंगा, आपको मैं देख लूंगा कि कौन कौन से पर्सन को किस किस ग्रुप में डालना है। तो मैं उस ग्रुप के बारे में मैं देखूंगा अभी कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर किसी को बाद में लगता होगा कि इस ग्रुप में से उधर मैंने शिफ्ट करना है तो वो मैं देख लूंगा, राइट। तो ग्रुप स्टडी भी करनी है, आप एक दूसरे में टच में रहो। जो भी मैं ग्रुप बनाऊंगा आप उसमें टच में रहो कि मैंने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया, वो बोलेगा कि मैंने ये कर लिया, तो क्या अभी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, या कौन से डाउट्स हैं एक दूसरे मतलब डिस्कस करोगे। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो देन आई विल कम इन टू द सीन। तो मैं वहाँ पे ये सारा देखूंगा कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है, और एफर्ट्स अगर कोई कर रहा है कितना कर रहा है, कौन कितने नहीं कर रहा, राइट। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी सिलेक्शन को 101% मतलब बनाएंगे, यकीनन होगी, ये सर्टन हो जाएगी ये चीज़, राइट। So sir, please provide the book list. हाँ, मैं ना ग्रुप में बना के उसके बाद मैं आप सभी को बोलूँगा कि ये चीज़ आप बुक ये परचेज कर लो, और उसके बाद मैं आपका इंडिविजुअल बेसिस पे, ग्रुप बेसिस पे ये सारा मैं देखूँगा। ओके सर। जी, किसी का कोई डाउट है तो इस लेक्चर में यू कैन आस्क। प्रभ, रिया, सिमरन, पवनीत, साहिल, किसी का भी, ज्योति, किसी का भी कोई डाउट है यू कैन क्लैरिफाई। कोई भी टॉपिक आपको अगर कोई पॉइंट अगर नहीं समझ लगा, आई कैन री एक्सप्लेन, दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। यस ज्योति। सर रेपो मार्केट नहीं समझ आया। ओके, सी रेपो मार्केट क्या है। अगर बैंक को, मैंने आपको बताया कि बैंक को कुछ पैसा क्या करना होता है, अपने पास रखना होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी उसकी रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने पैसा रिजर्व रखना ही रखना है अपने पास। जस्ट अ मिनट, ये देखो, बैंक को पैसा रिजर्व करना है। एक तो उसने CRR करनी है, फॉर एग्जांपल 3%, SLR 21%, और इसमें उसने मतलब क्या देना है, लोन भी प्रोवाइड करना है बाद में, जितना उसके पास पैसा बचेगा। बट सपोज करो उसने जितना सोचा था कि मेरा इतना लोन आ जाएगा, बट वो लोन उसके पास वापस नहीं आया, और उसकी ये चीज़ भी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो उसको, या फिर उसने और पैसा चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, RBI के पास जाएगा। RBI को बोला बैंक ने, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है, इसने बोला कि RBI मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 100 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे पास 150 करोड़ की या 100 करोड़ की सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो RBI बोलेगा कि रेपो रेट पे मैं आपको, जिस रेट पे मैंने बताया ना, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट जिस पे बैंक, जो RBI है, ICI को लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रेपो रेट पे वो बोल रहा है कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, लोन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, 4% चल रहा है अभी। रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, 3.35%, ठीक है, 3.35%। तो जब RBI लोन देगा तो 4% रेपो रेट पे देगा, 4% रेपो रेट। बट इसने बोला कि मेरे को तो सिर्फ 7 दिन के लिए चाहिए, या 1 दिन के लिए चाहिए, 14 दिन के लिए, वो बोला, RBI बोला ठीक है। इसको रेपो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीपरचेज का ऑप्शन होता है। पहली चीज तो कि RBI बोल रहा है कि मेरे को आपकी सिक्योरिटीज नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं। हेल्प वो कैसे कर रहा हूं कि मैं ये पैसा तो दे दूंगा, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी लूंगा, बट ये आपको जितने दिन का हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद इसको रीपरचेज करना पड़ेगा।
उसको क्या करना पड़ेगा, रीपरचेज। किसको रीपरचेज करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने आरबीआई को बेच के 100 करोड़ रुपया लिया, उसका सूद समेत, इंटरेस्ट समेत रीपरचेज करना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने परचेज करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो वो रिवर्स रेपो रेट पे करेगा। वो कितना है, 3.35%। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं रेपो मार्केट, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट और जो रेपो रेट है, इन दोनों को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी, क्योंकि यहां पे देखो ना, आरबीआई सिक्योरिटीज को बेच के या खरीद के क्या कर रहा है, लिक्विडिटी मतलब सप्लाई को एडजस्ट कर रहा है। इन दोनों को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ लग गया अभी? यस सर। ठीक है, किसी और का कोई डाउट? सर कैन वी लीव नाउ? Yes, yes, you can. If you don't have any doubt, then you can leave, right? किसी और का कोई डाउट है तो you can ask, otherwise you may leave. Okay, thank you so much.